टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सदर की हदूद ज़िला विहाड़ी में। नाजरीन, एक माँ का लख्ते जिगर जो होता है वो माँ को ही पता होता है कि मैंने इसे किस तरह से पाला पोसा है, और उस माँ पर क्या गुज़रती है जब उसकी ही आंखों के सामने उसके बेटे का कत्ल किया जाए। उस माँ पर क्या गुज़रती है जो रात को नींद से उठकर सिर्फ ये आकर देखे, अपने बेटे की आवाज़ और चीख सुने और उसके बाद बेटा खून में लथपथ पड़ा हो। नाजरीन, थाना सदर की हदूद में एक इसी ही तरह का दिल खराश और अंदोनाक वाक़या पेश आया कि दौरान डकैती एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। 5 बच्चों का वालिद किस ऐसे क्राइम की या किस ऐसे सज़ा उसे दी गई, किस ऐसे जुर्म की सज़ा दी गई कि उसे उसके ही घर में घुसकर कत्ल भी किया गया और उसके बाद मुल्ज़िमान फ़रार भी हो गए। पुलिस ने किस तरह से मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया, लवाहिकीन ने अपना किस तरह से मुकदमा लड़ा। नाज़रीन, इस तमाम तर हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हसन मलिक, हमारे साथ रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि नाजरीन, देहात के इलाकों में दीवारें कोई इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी दीवारें होती हैं, और उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि कोई भी बाहर से अगर शख्स आता है, कुछ भी इस तरह का वो होता है, तो उसके लिए फलांगना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एक शख्स सो रहा था। नाजरीन, सोते हुए 2 लोग फलांगते हैं, दीवार अंदर आते हैं और डकैती करने की कोशिश करते हैं, और दौरानी डकैती ही मज़ाहमत पर फायर करके कत्ल कर देते हैं। नाजरीन, किस तरह से कत्ल किया जाता है, मुद्दाई जितने भी हैं वो अपना केस किस तरह से लड़ रही हैं, स्टिल अभी तक किस तरह से लड़ रही हैं। मकतूल के भाई जावेद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जब मौके पर पहुँचे तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी। जावेद साहब, सबसे पहले तो बड़ा सानिया है जी, अल्लाह ताला मकतूल की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, आपको सब्र दें। तो आप और वो इकट्ठे ही रहते हैं? जी बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं। तो एक छोटी जी दीवार है साढ़े घर के ना 4 दरम्यान दे एक छोटी दीवार है। तो जिस टाइम मेरे भाई नूं आके मेरे भाई के हथों पाई होए ना, मोबाइल चक्कन लगे मैं सराने में हाथ दिता, मेरे भाई ने गुट पकड़ लिया। गुट पकड़ते हुए एक ने डांग मार दी सिर दे विच, ते दूजे ने यह गल कही है भी मैनू ये मार चलिया, इनू फैर मार दिया। अच्छा। उसने फैर मार दिता। तो मेरे भाई की उत्थे तकरीबन मौके पर डैथ हो गई। जिस टाइम फैर चलिया मैं उस दीवार अपनी देख रहा, साडा बल्ब जल रहा, तो फिर मैं अपने भाई के आके डिग पिया। चोर जिहड़े उन्होंने दीवार फलांग के सैड नाल मक्की दे विच वड़ गया। जी नहीं, जब आप वहाँ पर मौजूद थे जी तो आपने ये खुद ही देखा? आप हाँ चश्मदीद बिल्कुल गवाह बिल्कुल हैं? खुद देखा जी। अच्छा। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल खुद देखा, तसली ना देखा, बल्ब बल रहे आन बल्ब तसली ना देखा। जो कातिल हैं जी वो, उन्हें आप पहचानते हैं? वो यहीं कहीं रहते हैं, आपके हाँ कोई हाँ अजीज़ साढ़े हैं? बिल्कुल नाल दे पिंड दे विच है, एक मुरब्बे तकरीबन 1 मुरब्बे 1.5 का फैसला है अच्छा। जिथे उन्हों का घर तो है ना। कोई आपके उनके साथ कोई जाती कुछ भी नहीं सी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सी हैगा। हाँ जी, तो साडी जावेद साहब, माशाल्लाह 3 नस्लें तिकर साढ़े ते कोई FIR तिकर नहीं है, कोई ऐसी वैसी गल है ही नहीं। अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। अच्छा। जी जावेद साहब, आप खुद क्या करते हैं? जिम्मेदार है, हल्का फुल्का करीदा है ना मजदूरी, यानी कि महीना ला लो किसी नाल। और मकतूल जो हैं वो क्या करते वो हैं? भी ये काम ही करता था। अच्छा, वो भी यही काम करते थे। छोटे छोटे बच्चे सन, गरीबी है, असी पैरी बनना साडा नहीं हैगा। जी कितने बच्चे हैं? बच्चे ਉਹਦੇ 5। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? शादी ला लो तकरीबन 10-12 साल ला लो, इन्ना टाइम ही हो गया जी। 3 बेटियां 2 बेटे। हाँ जी। तो मुलजिम जितने भी थे वो क्या क्या लेकर गए थे? साढ़े एक भाई की जान ही लै गया ना, होर साडा भी एडा कीमती नुकसान तो नहीं होया गया, लेकिन जान तो चली गई है ना। इस तो बड़ा नुकसान तो साढ़े वास्ते तो कुछ भी नहीं है। साड़ी आखिरत दुनिया भी लुटी गई है। बिल्कुल साढ़े वास्ते तो बहुत माड़ा होया, बहुत ज़्यादा माड़ा होया। कभी आपके भाई ने कोई आपसे इस तरह की बात की थी कि यार मुझे कुछ लोगों से डर है, कुछ भी नहीं। हालांकि साडा भाई इतना उन दुनिया खुदाई रो रही है, इतना अच्छा इंसान सी, इतना अच्छा इंसान सी बई। फरूक साहब ने उसकी बड़ी तशवीश साडे सज्जे खब्बे की है ना, लेकिन उन्होंने हर जगह तो ये गल मिली, बहुत अच्छा इंसान सी साडा भाई, बहुत शरीफ सी, कोई वादा घाटा नहीं सी, कितों भी मालूमात लै लो इंशाअल्लाह, तो कोई मैल नहीं सी, कोई गल नहीं सी, कोई बात नहीं सी।
تو اب پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ کس طرح ہے؟ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या ਜੀ मुतालबा ਬਿਲਕੁਲ करना ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਰਵਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਅਸਲੋਂ ਬਹਿ ਗਈ ਜੀ। यानी आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਛੀਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾ ਲਓ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਖਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। कोई और बात जो आप हमारे से शेयर करना चाहते हो, कोई बात करना ਔਰ चाहते ਫਿਰ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। नाजरीन, हमारे साथ मकतूल के भाई जावेद अख्तर मौजूद थे, जिनके जानिब से यही कहा जा रहा था कि किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, किसी के साथ किसी किस्म का कभी आज तक मकतूल की किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, किसी के साथ तल्ख कलामी। इंसान है, दुनिया में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए बहुत से लोगों से इंसान की तल्ख कलामी हो जाती है, मगर किसी से आज तक कोई तल्ख कलामी भी नहीं हुई थी। हमारे साथ ज़्यादती की गई है। पुलिस ने मुलजिमान को ट्रेस कर लिया है। पुलिस ने एक तो मुलजिम वैसे ही इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुका है, दूसरे का जुडिशल हो गया है। तो नाजरीन, ये इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है, लवाहिकीन भी हैं, मुदाई भी हैं, कि मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। परवेज़ अपने घर में आराम से अपने बच्चों के साथ सो रहा था। उसके घर में दो मुलजिमान दीवार फलांग कर आते हैं, फायरिंग करते हैं, चीज़ें उठाने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें तो वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, ये तो बाद की बात है। मगर थोड़ी सी ही मज़ाहमत पर परवेज़ को गोली मारते हैं, परवेज़ का मौके पर कत्ल कर देते हैं। हमारे साथ मकतूल परवेज़ की वालदा मौजूद हैं, उन्हीं से ही कोशिश करेंगे कि जाने। अम्मा जी, बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपके बच्चे के दर्जात बुलंद फरमाएं। अम्मा जी, किस तरह से केस हुआ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੱਪੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਸਰਾਣੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਖੂਨਾਂ 'ਚ ਲੁੜ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਪਿਆ ਕਿ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਸੇਬ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਲਵਿਆ ਤੇ ਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਲਿਆ ਖਲੋਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਈ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂ? ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਰੋਂਦੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜੀਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ।
ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸੁਜੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਲ ਲਾਈ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੂਜੇ ਕੱਖ ਵੀ ਖੜਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਡਰੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਈ, ਬੜਾ ਫਰਮਾਦਾਰ ਬੱਚਾ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਮਾਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਮਸੇ ਪਾਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਾਂ? नाज़रीन, ये केस किस तरह से पेश आया? पुलिस ने किस तरह से मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया? कितने पहले भी वो केसेस में मुलविस थे? इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करेंगे हम। आज DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्लाइंड मर्डर टोटली, जिसमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि किस तरह से वारदात हुई है, किस तरह से, बस सिर्फ ये पता था कि एक शख्स का मर्डर हो गया है। रॉबरी विद मर्डर था, हीनियस क्राइम है यकीनन। तो इसमें ईसा साहब, आप खुद इस केस की सरबराही कर रहे थे, आप खुद एक चीज़ पर, एक पहलू पर आपने कड़ी नज़र रखी हुई थी। तो किस तरह से आपको कामयाबी मिली, किस तरह से आपने ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात ये एक दिलखराश वाक़या पेश आया। इसमें एक घर है, एक गरीब लोग वहाँ रहते हैं, उसमें वहाँ छोटे बच्चे, ये जो मर्डर हुआ ये शख्स 4 बच्चों का वालिद था। अच्छा। और मज़दूरी करता था, बहुत ही गरीब घराना था, उसकी वालदा बीवी वहाँ पर, और इस तरह 21 और 22 की दरमियानी रात तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 बजे के करीब हमें कॉल मौसूल होती है कि जी एक वारदात हुई है और उस वारदात हाउस रॉबरी के दरमियान में एक मर्डर हो गया है, एक बंदा ज़ख्मी है जो कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उसकी डेथ हो गई है। उसी वक्त हमारी लोकल पुलिस मौके पर पहुंची, मैं भी वहां पर पहुंचा और सुबह तक मैं वहां पे मौजूद रहा उस फैमिली के साथ और उनको कंट्रोल किया। हुआ इस तरह से कि घर की जो दीवार है एक साइड पे, वहाँ पे साथ उसके मकई की फसल थी, वहाँ से पैदल आते हैं 2 बंदे, उनके हाथ में एक वेपन होता है, एक डंडा होता है, एक पेचकस होता है, और वो दीवार फलांग कर अंदर आते हैं। वहाँ पे परवेज़ जो मकतूल था वो वहाँ चारपाई पे सोया होता है। आवाज़ सुनकर वो जागता है, उसके पास एक बटनों वाला मोबाइल था। उस मोबाइल की छीना झपटी के दौरान में जो मुलज़िमान हैं सफ़ाक, वो फ़ायर मारते हैं और उसके दिल के पास फ़ायर लगता है, जिससे मौके पे उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से मुलज़िमान फ़रार हो जाते हैं। जब हम वहाँ क्राइम सीन पे पहुँचे, हमने PFSA को बुलाया, एविडेंसेस कलेक्ट करने शुरू हुए, हमने खुरा रवां किया। इसके अलावा वहाँ पे जो पेचकस और डंडा जो था वो दौरान मज़ामत वो वहाँ पे फेंक चुके थे। इसके अलावा जो वहाँ पे जो भी फिंगरप्रिंट्स या फोरेंसिक की जो चीज़ें थीं वो हमने वहाँ से कलेक्ट की। तो इस केस का आगाज़ हुआ जो कि एक टोटली ब्लाइंड केस था। रात की तारीकी थी, कोई CCTV कैमरा नहीं था वहाँ पे। जो चूँकि ये बहुत ही एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो इनके पास कोई इस तरह का कि गांव में जैसे लाइट का कोई अच्छा इंतज़ाम हो, कोई उसमें कैमरास का हो, कोई और चीज़ ऐसी हो, कोई चौकीदार, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ घर के अपने ही जो बच्चे थे, जो ख़वातीन थी, वो इस केस के चशमदीद गवाह थे और ये सारी चीज़ हमारे पास थी। इसको लेके आगे जब हम चलते हैं तो हमने इसके अंदर क्रिमिनल्स की प्रोफाइलिंग की, जो साबका रिकॉर्डेड मुलज़िमान इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस रह चुके हैं, घर की चोरियों में,
घर की डकैतियों में, उन सब के ऊपर हमने एक बहुत बड़ी डेटाबेस पे वर्क किया। उसके बाद ये चूँकि ये पैदल आए थे, इनके जब हमने खुरा रवा किए तो हमें पता चला कि जी ये वहाँ के आसपास के गांव के कहीं के लोकल के ही लोग हैं। अच्छा। तो उन गांव के बंदों के हमने जो वहाँ के साहब का रिकॉर्डेड लोग थे तमाम, उनके हमने रिकॉर्ड को, जो हमारे पास बड़ा अच्छा एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, उसको हमने प्रोफाइलिंग करने के बाद हमारे पास कुछ सस्पेक्ट सामने आए। इन सस्पेक्ट्स के ऊपर हमारी जो CIA की टीम्स थी, हमारा सदर विहाड़ी थाना, हमारा आसपास के थाने लुडन और दीगर, उन टीम्स को हमने मुतहरक करके रेड स्टार्ट किए और उसके बाद हमें पता लगा कि ये 2 मुल्ज़िमान हैं जो कि फ़रार हैं और जो कि यहाँ पे इस वाक़े से पहले तक यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। अच्छा। और उनकी जो एक्टिविटी है आफ्टर दिस ऑफेंस वो एक मशकूक एक्टिविटी हो सकती है। उसी इर्द गिर्द इलाके में? जी, इर्द गिर्द के इलाके ही गांव। ये 31 WB का वकूआ है और इसके आसपास के जो गांव थे, जब हमने उसकी प्रोफाइलिंग की और खुरे के हिसाब से जिन गाँव की तरफ जाते थे उन पे जब हमने वर्किंग की तो हमें ऑन ग्राउंड सोर्सेज से ये बात पता चली कि जी इन 2 का जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो बड़ा सस्पिशियस है। उसके ऊपर हमने टीम्स इनके ऊपर लगाई, टेक्निकली इन पे काम किया। 14 घंटे के अंदर अंदर ये मुल्ज़िमान अरेस्ट हो गए। इन मुल्ज़िमान जो हैं ईसा साहब, ये जब हमारी भी इनसे मुलाकात हुई है, बिल्कुल यंग है, यानी नौजवान, आप क्या समझते हैं नौजवान क्यों इतने ज़्यादा हीनियस क्राइम की तरफ आ रहे हैं? जी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जब आपको इजी जो है मनी वो लेने की आदत बन जाए, जब आप आसानी से किसी का मोबाइल, किसी के घर से किसी का सोना, किसी का लूट के और रातों रात अमीर बनने की कोशिश में, या ये कि आसानी से पैसा कमाने की लत में लग जाएं। मैंने अपनी सर्विस में कभी कोई डकैत ऐसा नहीं देखा कि जिसकी कोई बहुत आलीशान रिहाइश हो या कोई बहुत वो आलीशान तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रहा हो, या उसके पास हमेशा आपको जितने भी चोर डकैत हैं वो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में ही बज़ाहिर नज़र आएंगे। रीज़न ये है कि ये पैसा, इसमें बरकत नहीं हो सकती। किसी का लूटा हुआ माल आप जो भी कर लें, आप कभी भी, चाहे ये घरों में घुसते हैं, वहाँ से सोना लेते हैं, बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, करोड़ों की होती हैं, लेकिन एक बरकत का एलिमेंट चूँकि इसमें नहीं होता तो हमेशा आप इनको कसम पुरसी के आलम में ही ज़िंदगी और मरते हुए देखेंगे। बिल्कुल सही। ईसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, जब ये वकूआ पेश आया तो उसके बाद सबसे पहले रोही पर ख़बर को भी ब्रेक किया गया, उसके बाद फॉलो अप भी लिया गया और पैरेलली अगर हम देखें तो हमारे रोही के नुमाइंदे हाफिज़ साले मोहम्मद इस तमाम तर केस की इन्वेस्टिगेशन को देखते रहे, इस तमाम तर केस को जाए वकूआ पर भी जाकर देखा। ख़ुद भी इन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होता है वो पैरेलल, जहाँ एक जानिब पुलिस की तफ्तीश चल रही होती है, लवाहिकीन के मामला चल रहे होते हैं, वहीं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होता है वो अपने तरीके से मामलात को देख रहा होता है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे रोही के नुमाइंदे हाफिज़ साले मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। साले साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आप बताइएगा कि जब आपको खबर मिली, बल्कि सबसे पहले तो खबर ही ब्रेक आपने की रोही पर, उसके बाद नेशनल मीडिया ने इसे बूम दिया, उसके बाद फिर DPO ने सारा नोटिस लिया, तफसीलात इकट्ठी की, तो जब आपको खबर मिली आप जाए वकूआ पर पहुंचे और उसके बाद आप लवाहिकीन से मिले, तो क्या मामला थे, बताइए। देखिए, ये विहाड़ी का नवाही इलाका है, 31 WB बिल्कुल करीबी है, दूर नहीं है। वहाँ पे ये वकूआ पेश आता है, सुबह के वक्त में ये वकूआ पेश आ रहा है और उसके कुछ ही देर के बाद ज़ाहिर है हम इस वक्त फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। लोग हमें इस हवाले से हमें हमारे सोर्सेज ने बताया कि 31 WB के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आया है और जिसके अंदर रॉबरी विद मर्डर हुआ है। मतलब पहले तो डकैती करने आए, फिर उसके बाद उस बंदे को फायर लगा और उसको मार दिया गया। हमें बड़ी इस हवाले से तशवीश हुई कि इस तरीके से ऐसा हो नहीं सका। अगर ना कोशिश होती है लोगों की लूट के लेके चले जाएं या जिसको मारना है उसको मार के चले जाते, तो रॉबरी विद मर्डर ये बहुत कम केसेस में सामने आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फौरी तौर पे हम भी वहाँ पहुँचे, मौका देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड उसका गिरा हुआ था। तो हमने फैमिली को पूछा कि क्या मामला क्या पेश आया, तो उन्होंने कहा जी इस तरीके से 2 नौजवान आए हैं, उन्होंने जो है वो डकैती करने की कोशिश की है। माल जो भी हमारे घर में था, हालांकि वो गरीब ख़ानदान, कच्चा उनका खुद का मकान है,
تو اس گھر کے اندر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے گھر کا تھوڑا بہت سامان ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے وہ اس کے پاس موبائل تھا تو موبائل چھینا جپٹی کے اندر جو ہے اس کو فائر لگا۔ اب جو مقتول ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جو بالکل ابھی انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ حالت، وہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی اہل علاقے پہ، خود ایز اے رپورٹر بھی ہم اس چیز کو جو ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو معصوم ہیں ان کے بچوں سے جو ہے وہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ تو ہم نے جب اس کو رپورٹ کیا فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس بھی وہاں پہ بعد میں پہنچی ہے، اس نے اس کو آگے بھی لے کے چلے ہیں، لیکن بہت بڑا المیہ یہ تھا کہ ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ ایک گھر کے سربراہ کو، والدہ اس کی موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، اس کو جو ہے وہ ڈکیتی کے دوران جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ ناانصافی ہے، اور معاشرے کے اندر ایسے ناسور افراد کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ بالکل کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ آپ اس میں اپنی ہی پیرالل جب آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہے تھے تو اس میں آپ کو کوئی اور چیز بھی دیکھنے کو ملی ہے، یعنی کوئی اور پیچھے سے ملوث ہو یا کسی نے قتل کروایا ہو یا کچھ بھی اس طرح سے کوئی چیزیں آپ کو دیکھنے اچھا، کو اس میں ہم نے فیملی کا اس میں ہم نے ان کے بھی شارٹس کیے ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے کہ کوئی اس طرح کا، وہ انہوں نے بتایا کہ آج تک ہمارے گھر کے اندر چوری بھی نہیں ہوئی اس طرح کی، نہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے۔ تو پولیس کی تفتیش کے دوران اور کچھ ہم نے بھی جب ملزمان سے اس حوالے سے بات کی تو اس دوران پتہ چلا کہ یہ دو بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی جو ہے وہ ایڈکٹ ہے، نشے کا عادی ہے۔ ظاہر ہے نشے کا عادی جو بھی لوگ ہوتے ہیں جب ان کو نشہ نہیں ملتا تو وہ اس طرح کے ہینیس کرائم کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ تو جو چھوٹا بھائی ہے جس نے فائر مارا ہے، فائر مارنے والا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ اس نے پکڑا ہے، مضروب جو مقتول ہے اس کو پکڑ کے چھوٹے بھائی نے پھر فائر مارا ہے اور اس کو جو موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور یہ البناک واقعہ ہے، اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ اب تک ہم نے بھی رپورٹ نہیں کیا کہ دوران ڈکیتی جو ہے وہ ایک ایسے خاندان کا افراد جس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جو ابھی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری خوشی کیا ہے، غمی کیا ہے، ہمارا باپ کیا ہے، کیسے کما کے لاتا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہے ان کے بچوں کو کہ وہ جب بڑے ہوں گے وہ سوال کریں گے کہ ہمارا باپ کدھر گیا، کس نے مارا، کیوں مارا، اس کا کیا قصور تھا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جو محرکات نظر آئیں وہ یہی تھے کہ وہ اپنے نشے کی اس لت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کرائم کیا ہے۔ نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے یہ کرائم کیا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ ناظرین اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ جب ایک ایڈکٹڈ پرسن کو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کی مکمل کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کسی بھی طریقے سے جائے، کسی سے لوٹ کھسوٹ کرے اور اپنے نشے کی عادت کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر، اس کیس کے تفتیشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے دن سے وقوعے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب 15 کی کال ریسیو ہوئی سب سے پہلے گئے، رسپونڈ کیا وہاں پر۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جائے وقوعہ کس طرح کا تھا، کوئی پرابلمز، کوئی جھگڑا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل، کوئی اس طرح کے معاملات تھے، چل رہے تھے، اور دوران تفتیش کیا یہ بھی کوئی بات سامنے آئی ہے کہ ان کی کوئی وجہ عنات تھی، ذاتی طور پر کوئی ان کے پرابلمز تھے یا کچھ بھی اس طرح کے کوئی بھی یعنی گھریلو معاملات ہوتے ہیں انسان کے، باہر نکلتے ہوئے کوئی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات تھے یا یہ جسٹ ایسے ایک دم ہی اتفاقاً وہ آئے اور آ کر دوران مزاحمت انہوں نے گولی چلا دی اور مرڈر کر دیا۔ ہمارے ساتھ محمد فاروق صاحب موجود ہیں۔ فاروق صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ یہ ہینیس کرائم تصور کیا جاتا ہے اس طرح کا، رابری ود مرڈر ہو، ریپ ود مرڈر ہو، ہاؤس رابری کے دوران اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ ہینیس تصور کیے جاتے ہیں۔ 15 کی جب کال ریسیو ہوئی آپ وہاں جائے وقوعہ پر پہنچے، جائے وقوعہ کس طرح کا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمیں تقریباً 1 سے 1:30 بجے کے قریب ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اس طرح 31 WB میں کوئی دوران واردات فائر لگ گیا۔
تو اطلاع پا کے میں اور SHO صاحب موقع پہ پہنچے ہیں. ہم نے جا کے دیکھا تو ایک کچا سا گھر تھا, کھیتوں کے درمیان میں یہ واقعہ تھا. تو ادھر ایک جو مضروب ہے وہ پڑا ہوا تھا چارپائی سے نیچے دیوار کے ساتھ, اس کو فائر لگا ہوا تھا. تو اس کی آلموسٹ ایٹ اسپاٹ ہی اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی. تو ہم نے جا کے ادھر پھر کرائم سین یونٹ کو ادھر بلایا, انہوں نے اپنے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں. تو ہم نے پھر جو افسران نے بالا ہے ان کو حالات بتائے ہیں کہ جی اس طرح ان کا بڑا کچا سا گھر ہے. تو 2 نامعلوم افراد آئے ہیں, تو انہوں نے آ کے کوشش کی ہے کوئی واردات کے لیے. تو دوران واردات وہ جو مضروب مقتول ہے وہ جاگ گیا ہے, تو ان کی مزاحمت سٹارٹ ہو گئی ہے. تو انہوں نے پھر ان کو اور تو کوئی مطلب نہ راستہ نظر آیا, تو انہوں نے پھر اس کو فائر مار کے تو اس کو قتل کر دیا, جس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. تو جب افسران نے بالا کو بتایا کہ یہ جی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 4 بچے ہیں اس کے, تو بہت ہی غریب آدمی ہیں. تو پھر ہمارے DPO صاحب جناب عیسیٰ سخیرہ صاحب آئے ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی موقع وزٹ کیا ہے. ادھر ہی موقع پہ پھر ان کو ان کا تسلی بھی دی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو اس کے بعد جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں ہیں وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی ہیں. ہم نے بھی پھر جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہوئے اور ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے یہ جو 2 ملزمان ہیں ان کو ہم نے ٹریس کیا. تو یہ ودین 10 to 12 آورس کے درمیان ہم نے ان کو ٹریس آؤٹ کر لیا تھا. تو اس میں جو ملزمان تھے وہ دونوں سگے بھائی تھے. تو ایک بڑا تھا, اس کا نام محمد افضل تھا, اور ایک چھوٹا تھا جس کا نام محمد ثاقب تھا. جو ثاقب تھا اس کی عمر کا کافی گیپ تھا, وہ تقریباً اپنے بڑے بھائی سے 20 سے 25 سال جو ہے نا وہ چھوٹا تھا. مطلب اس کی 45 کے قریب تھی, اس کی کوئی 22 کے قریب عمر تھی ثاقب کی. تو جو فائر ہے وہ ثاقب نے مارا تھا. تو وہ بھی جو افضل ہے وہ ایڈکٹ ہے, وہ نشے کا عادی تھا. تو لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی ہے وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ ایک ناحق قتل ہوا تھا. وہ اس کے معصوم چھوٹے غریب آدمی تھا, تو اس میں کافی ہماری مدد ہوئی. پھر ہم نے اپنے جو ریسورسز تھے اس کو استعمال کیا. اور اس میں ایک اور چیز آئی کہ یہ ہے ان کا جو ہے نا ملحقہ تھے, گاؤں ان کے ملحقہ تھے. یہ 31 WB کے تھے اور ان جو ملزمان تھے وہ 19 WB کے تھے, اور ان کا جو ہے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا تھا. تو بس یہ اٹھے ہیں, وہ مزاحمت ہو گئی ہے, تو اس نے فائر مار دیا. کیونکہ یہ تھوڑا سا جذباتی تھا ثاقب, تو اس سے پھر وہ فائر چل گیا جس سے اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. تو پھر ہم نے ان کو گرفتار کیا. گرفتار بھی ایسے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان کا تھوڑا سا کلو تو مل گیا تھا, لیکن یہ فرار تھے. تو لکیلی یہ نیکسٹ ڈے پھر یہ واردات کی نیت سے نکلے ہیں. تو ہمارا پولیس پارٹی جو پیٹرولنگ کے اوپر تھی اس کے ساتھ ان کا پھر ادھر ٹکراؤ ہو گیا. تو ادھر بھی انہوں نے پھر مزاحمت کی, فائرنگ شائرنگ ہوئی. اس کیس سے ویری نیکسٹ ڈے یہ دوبارہ واردات جی اس کیس سے ویری نیکسٹ ڈے, کیونکہ یہ ان میں سے ایک ایڈکٹ تھا, تو اور ان کے پاس تو سورس نہیں تھا کوئی نشہ وغیرہ خریدنے کے لیے. تو ان کا یہی بس کام تھا. تو یہ پہلے بھی ریکارڈ یافتہ تھے. تو انہوں نے پھر ادھر مزاحمت کی, پولیس پارٹی کے اوپر بھی فائرنگ کی, لیکن لکیلی پولیس پارٹی اس میں محفوظ رہی ہے. ان کو پھر ہم نے اریسٹ کر لیا موقع پہ. تو اس کے بعد ہم نے ان کو شناخت پریڈ کے اوپر بھجوا دیا. سب تفتیش کے مراحل کتنے ڈیفیکلٹ تھے آپ کے لیے؟ تفتیش کے مراحل اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں جو ریسورس کی اویلیبلٹی ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں. لیکن چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا, ڈکیتی ود مرڈر تھا, تو اس کے لیے ہمیں DPO صاحب کی طرف سے بھی ہر طرح کے جو ریسورسز تھے وہ اویلیبل تھے. مطلب ہم نے ان کو استعمال کیا, اور اس میں جو ہماری ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ ہمارے لیے کافی فروٹفل ثابت ہوئی ہے. اس میں مطلب ہم نے, کیونکہ یہ قریبی گاؤں کے رہنے والے تھے, تو ہم نے پھر جو سراؤنڈنگ کے علاقے جہاں سے مطلب یہ فرار ہوئے ہیں ادھر جب ہم نے اپنا تھوڑا سا ریسورس استعمال کیا, تو پھر اس نے بتایا کہ اس ٹائم کے دوران ہم نے اس طرح کے کوئی بندے دیکھے ہیں جو مشکوک حالت میں بھاگ رہے تھے ادھر سے. تو اس طرح مطلب کافی ہیلپ فل ہوا. جی صحیح. تو اب آپ کیس کو کس طرح سے پٹ آن کر رہے ہیں تاکہ ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے؟ اس میں ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے
इसमें जो हमारे डीएसपी लीगल साहब हैं उनके साथ भी मुशावरत रही है हमारी, जो हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उससे भी हमने हेल्प आउट ली है। तो इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इस केस को तैयार किया है ताकि जो मुल्ज़मान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और ये अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँच सकें। बेहद शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, हम भी स्टार्टिंग से यही अपील करते आ रहे हैं, हम भी यही हम बल्कि यही तवक्को भी रखेंगे कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी घिनौने जुर्म में जितने भी लोग मुलविस होते हैं तो इन्हें जब तक सज़ा नहीं दी जाती तो उस वक्त तक नाजरीन मुआशरे के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल सेट नहीं होती, और जब तक मुआशरे के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट नहीं होती तो आने वाले जितने भी लोग होते हैं वो भी अपने जहनों में यही तसव्वुर करते हैं कि जब इस शख्स को सज़ा नहीं मिल सकी तो हम भी किसी ना किसी ज़रिए कोई सोर्स के थ्रू या कोई पैसे ले दे करके या जिस भी थ्रू कोई भी नेगेटिव वे यूज़ करके हम भी बच जाएंगे। लेकिन जब नाजरीन इन लोगों को सज़ा मिल जाती है तो मुआशरे के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट हो जाती है, वो मुआशरे के लिए इस तरह से ट्रेड मार्क एक सेट कर दिया जाता है कि अगर कोई इस तरह से काम करेगा, अगर कोई हीनियस क्राइम में मुलविस होगा तो उसका अंजाम इस तरह से होगा। अम्मा जी उन्होंने को जान दो जेडे कातिल हैं पे वो कोई मैं पुत्र मेरी गल सुन, मैं हाँ शरीफ दी औरत, मैं इस पासे पार कदी नहीं टप्पी। अपने बच्चे मजदूरी करते हैं, उतों गाह पटा पट्ठिया, अपना डंगर तेरे मेरे आदत रख के रोजी बनाई, उतों पटिया। मेरी ये आदत है, इस पासे मैं नहीं टप्पी। बच्चे तो काम धंधे नूं टप्पदे बेदे, इन्हां ते पता है, मैं नहीं कदी इस पासे गई। तैनूं दस्सिया सी तां नारू पार अपना गाह पट्ठा, मजदूर आदमी है, प्यो इन्हां दा मिर्गी दा मरीज, अपना डंगर बच्चा रख के मैं इन्हां बच्चों नूं पालिया, मजदूरियां कर करके मैं बच्चे पाले। ते अज मेरे बच्चे अपने आप जोगे होए भी अपने बच्चे पालन जोगे होंदे, ना जालमां ने मेरे को छिक लिया। मैं मां हाँ, मैं जी नहीं सकती, मैं सारी सारी दिहाड़ी रो के कढनी। अम्मा जी क्या मुतालबा करना चाहते हो जेडे मैं पुत्र इंसाफ चाहनी हाँ, मेरे बच्चे का इंसाफ होना चाहिए, मेरे बच्चे की अदालत होनी चाहिए। ये जालम लोग ने, इन्होंने जालमां ने मेरे पल्ले अगे कख नहीं छड्डिया, तो इन्होंने बाद भी की करना है मेरे नाल। मैनू अदालत चाहिए, इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ चाहिए नाजरीन, इंसाफ चाहिए नाजरीन, इंसाफ चाहिए। अफसरान बाला, हुकाम बाला जितने भी हैं, आईजी पंजाब से मैं पर्सनली तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, एक वालदा, यानी कुछ मामलात ऐसे होते हैं नाजरीन जहाँ पर आकर इंसान के जज्बात के आगे अल्फाज सरेंडर कर जाते हैं। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं नाज़रीन, इस वक्त अल्फाज तो हैं ही नहीं ना, इस वक्त जज्बात ये हैं जो आप एक वालदा के देख रहे हैं कि किस तरह से जुल्म व ज़्यादती और सफाकियत के पहाड़ इन पर तोड़े गए हैं। क़यामत एक लफ्ज़ है, क़यामत कहा जाए तो वो कम है, क़यामत सुगरा इनके घर पर बर्पा की गई है। अम्मा जी पुलिस दा रवैया किवें तुहाडे नाल? माशाअल्लाह पुलिस नूं अल्लाह बहुता देवे, वो मेरे बच्चे ने अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे, उन्होंने मेरे नाल बड़ा चंगा रवैया वा। डीपीओ साहब नूं अल्लाह पाक बड़ी बड़ी उम्र देवे। ईसा खान किसी नेक माँ का पुत्र आई, मेरे नाल उस बड़ा चंगा रवैया वरत्या और बड़ा इंसाफ किया। मैनूं उन्हें अपनी माँ बनाया, माँ बना के मेरा इंसाफ किया। अल्लाह पाक उन्होंने बड़ी बड़ी उम्र देवे, अल्लाह उसकी जिंदगी करे, उहदे बच्चे जीवन अल्लाह इस तो बड़े उहदे ते लै जाए। मेरी उस बच्चे वास्ते दुआ है। मेरे नाल पुत्र आई मेरा, मैं पुत्र सद्या तो इंशाअल्लाह उन्हें मैंने पुत्र बन के विखाया। बेटा उसते मैं रहिंदी दुनिया ताईं राजी, बहुत अच्छा इंसान है, उन्होंने साढ़े नाल बड़ा अच्छा इंसाफ किया। मेरे को गल्लां मुक गईयां, मेरे को हुण गल नहीं होंदी, बस है मेरी, मैनूं बुखार होया, मैं बीमार हाँ, मेरे को गल नहीं होंदी।
मुतालबा क्या करना चाहते मैं इंसाफ लेना चाहनी, मेरे बच्चे का इंसाफ होना चाहिए, अच्छा इंसाफ होना चाहिए। हैं? नाजरीन, इंसाफ होना चाहिए। भाई के भी यही अल्फाज थे, भाई के बातों का मफहूम भी यही था। वालदा जिनकी आंखें आज भी अश्क बार हैं, नाजरीन आज भी अपने बेटे का दुख ये नहीं भुला सकें। वो ठीक कहा जाता है कि बूढ़े वालदैन को जवान बच्चों का दुख सिर्फ उन्हें ज़िंदा तो रखता है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वो ज़िंदा होते नहीं हैं, वो मर चुके होते हैं, वो टूट चुके होते हैं। नाजरीन, सेम आज ये कंडीशन हमारे सामने है। अगर हम देखें कि किस तरह से परवेज़ की वालदा आज इस हालत में है, तो हमें ये चीज़ मुकम्मल उस तौर की, उस बात की अक्कासी करती है कि इनकी वालदा मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं और एक ही बात कर रही हैं, एक ही बार बार बात कर रही हैं, इंसाफ दिया जाए, मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाजरीन, मुलजिम को जब पहली मर्तबा नहीं स्नब किया जाता, जब मुलजिम पहली मर्तबा ही नहीं पकड़ा जाता, तो उसके बाद नाजरीन मुलजिम जो होता है उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मसला होता है? उसे मसला तो खैर किसी चीज़ का नहीं होता, उसका हाथ खुल जाता है। वो जो एक उसका ऐसे समझ लें कि एक जो हिचकिचाहट होती है, एक जो झिझक होती है, वो उतर जाती है कि पहली मर्तबा मैंने ज़्यादती की, मैंने किसी के घर चोरी की, डकैती की या कुछ भी किया, तो वो मैं नहीं पकड़ा गया, तो अब आइंदा भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। ये नाज़रीन, ये एक वजह जो होती है, इसकी वजह से जितने भी मुल्ज़िमान होते हैं उनकी झिझक उतरने के बाद वो हीनियस क्राइम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। नाज़रीन, मरकज़ी मुल्ज़िम साकिब जिसका नाम है, वो हमारे साथ मौजूद है। इससे ही जानेंगे कि इस दरिंदा से शख्स ने सबसे पहले दीवार फलांगी, अंदर गया, अंदर जाने के बाद सिर्फ थोड़ी सी मज़ाहमत पर इसने फायर मारकर एक शख्स का कत्ल कर दिया। पहले कितने जराइम करता रहा है, पहले कितने वारदातों में मुलविस रहा है, इसी से ही जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी साक। क्या करते हो चोरियों डकैतियों के अलावा? जी नशा करता हूँ जी। नशा करते हो? जी जी। जब डकैती करने गए थे, सोच कर गए थे कि मैंने कत्ल करना है? नहीं जी, कत्ल नहीं किया जी, बस गलती से हो गया। नहीं, कत्ल नहीं किया। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया है? वो मज़ामत पर जी फायर हो गया। कहाँ से, पिस्टल कहाँ से लिया था? मिल जाता है, मिल गया से जी। अच्छा, मिल जाता है, मिल गया था। अच्छा, शर्मिंदगी है? जी सर। लग तो कहीं से नहीं रहा कि तुम शर्मिंदा हो अपने किए पर। नहीं सर, मैं शर्मिंदा हूँ। तो अब पता है क्या सज़ा होगी? नहीं जी। एक शख्स का तुमने कत्ल किया है तो उसके बाद सज़ा तो सज़ाए मौत ही होती है। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? पता नहीं। नहीं पता कितने अरसे से काम कर रहे हो? किसके कहने पर ये काम शुरू किए थे? बस जी नशा करता था, फिर नशे से ही आदत पड़ गई। अच्छा, दो- नशे से ही आदत पड़ गई है। जी। पहले कितने इस तरह की वारदातें की हैं? याद नहीं है, 2-3 मैंने क्या ख्याल किए हैं। इलाके में ही करते थे वहीं? जी हाँ। क्या बनेगा तुम्हारा? नौजवान हो, 22-23 साल तुम्हारी उम्र है, आगे चलकर शादी हुई भी है तुम्हारी? नहीं। नहीं हुई भी शादी। शादी होनी थी, बच्चे होने थे, वालदैन हयात हैं तुम्हारे? क्या गुजरेगी वालदैन पर जब उन्हें पता चला होगा कि मेरा बेटा नशाई और उसके बाद इस तरह के जराइम में मुलविस है? जी शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो अपने किए पर? जी सर। नाजरीन, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आज भी मैं अपनी बात, बल्कि मैं हर केस में अपनी बात दोहराता रहूँगा कि नाजरीन, इस तरह के लोग नौजवान मुआशरे का सरमाया, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते हैं, मगर नाजरीन सिर्फ़ और सिर्फ नशे में पड़ने की वजह से, नशे में पड़ने के बाद इतने हीनियस क्राइम में जाने की वजह से आज नौजवानी में ही ये शख्स हथकड़ियों का शिकार है। नाजरीन, अपने मुंह इसने तस्लीम किया है कि मैं पहले भी बहुत सी वारदातें कर चुका हूँ, सिर्फ दौरान डकैती मज़ाहमत पर मैंने फायर मार कर कत्ल कर दिया।
नाजरीन, जब पुलिस वालों से भी हमारी बात हुई, जब अफसरान से भी हमारी बात हुई, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम केस को इस तरह से पुट ऑन करेंगे कि इसे कहीं से भी राह फरार नहीं मिलेगी। नाजरीन, जब लवाहिकीन से हमने बात की तो लर्ज़ा तारी हो गया कि उस शख्स की बुज़ुर्ग वालदा, जिसकी अब रेस्ट करने की एज है, वो अपनी बेटे के गम में अश्कबार है। उसको देखते हुए नाजरीन हमारा कलेजा फटने को आ रहा था, मगर इस तरह के दरिंदा सिफ्त जो लोग होते हैं, इन्हें शायद इस चीज़ का एहसास नहीं होता, इन्हें असर नहीं पड़ता। नाजरीन, आज की क्राइम स्टोरी आपको दिखाने का क्या मकसद था? आज की क्राइम स्टोरी दिखाने का आपको सिर्फ़ एक मकसद था कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। इन दरिंदा सिफ्त लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक मुआशरा इस नासूर से पाक नहीं होगा। मेरे देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं, स्पेशली नौजवान, उनको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर वो बुरे काम करेंगे तो उनका अंजाम भी इन हथकड़ियों से कम नहीं होगा। नाजरीन, अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। मालिक दो जहान इस जैसे जितने नासूर हैं हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, उन सब का ख़ात्मा करें ताकि हमारे मुल्क में हमेशा सरसब्ज़ो शादाबी हो सके। नाजरीन, अपना और अपने इर्द गिर्द से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।